तो ये कहानी है हमारे हीरो युनची की, जिससे अपनी दुनिया में डबल गॉड के नाम से भी जाना जाता था। वो इसलिए क्योंकि युनची ने अकेले पूरे हेवन से दुश्मनी मोल ले ली थी। युनची के पास एक बहुत ही ज्यादा कीमती हेवनली पोजीशन पर ट्रेजर था, जिसे हासिल करने की तो हर एक कल्टिवेटर ख्वाहिश रखता है, और इसी वजह से बहुत बड़े क्लैन के लोगों ने अपने सारे कल्टिवेटर युनची के पीछे लगा दिए थे। इनसे युनची अकेले कई दिनों तक फाइट करता है, लेकिन इस फाइट के अंत में युनची भी मारा गया, और अगली बार जब युनची की आंखें खुली तो उसकी सोल दूसरी बॉडी में थी, जिसके मेंटेनेंस टूटे हुए थे। ये बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, लेकिन युनची हार नहीं मानता और वो खुद से वादा करता है कि वो खुद को ताकतवर करके अपना बदला लेगा। इसी के साथ युनची का ये जबरदस्त एडवेंचर शुरू हुआ, जिस एडवेंचर के दौरान युनची की मुलाकात कई खूबसूरत लड़कियों से होती है। साथ ही साथ युनची धीरे-धीरे करके खुद को ताकतवर करता रहा, और सीजन 1 के लास्ट तक आते हमने देखा कि युनची मिस किंगयुई के सामने खुद को साबित करते हुए ब्लू विंग एम्पायर टूर्नामेंट कंपटीशन का चैंपियन भी बन जाता है, जिसकी वजह से उसे सीक्रेट रैम ऑफ टियांची में जाने का मौका मिलेगा। अब आगे तो दोस्तों, सीजन 2 की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जाकर एक बार सीजन 1 को पूरा देखो, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग सीजन 1 की कहानी को भूल चुके हो तो सीजन 2 आपको समझ नहीं आएगा, और साथ ही साथ कहानी में मजा भी नहीं आएगा। मैं खुद भी इस सीरीज को एक्सप्लेन करने से पहले सीजन 1 एक बार कंप्लीट देख आया हूं, और अब मैं इस सीजन को एंजॉय कर पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जिसके लिए आप लोगों को सीजन 1 की स्टोरी को याद रखना जरूरी है। सीजन 1 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो सीजन 2 की शुरुआत यहाँ युनची की आवाज से होती है, जहाँ युनची कह रहा था कि अगर मेरी किस्मत को हेवन ने लिखा है, मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए हेवन के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हूँ, और अगर हेवन के खिलाफ जाना इवल होता है तो मैं यानी कि युनची प्राउडली डेमन गॉड बनने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर सीक्रेट रैम ऑफ टियांची आ गया, जहाँ रैंकिंग कंपटीशन को गुजरे 5 दिन हो चुके थे। सबसे पहले हम यहाँ पर युनची को देखते हैं, जो कि पहले से काफी जरा बदल चुका था। युनची यहाँ पर खुद के सीने को पकड़ते हुए किंगयुई का नाम पुकारते हुए कह रहा था कि किंगयुई प्लीज मेरी मदद करो, अपना हाथ मुझे दो, अब मुझसे और ये सब संभाले नहीं जा रहा। मिस किंगयुई भी जो सामने की तरफ मौजूद थी, वो यहाँ पर युनची का नाटक पकड़ते हुए कहती है कि बस करो युनची, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदरूनी जख्म ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं, इस तरह से नाटक मत करो। तो सुनकर तो युनची बेचारे का मुंह लटक गया था कि मेरा नाटक इतना भी नहीं चला। फिर साथ ही युनची देखता है कि उसके हाथ में मौजूद उसका हेवनली पोजीशन पर अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि आसपास कोई ट्रेजर है जो कि युनची को अपनी तरफ पुकार रहा हो। युनची भी यहाँ पर यही सोचते हुए फुरसे किंगयुई के पास आकर उससे सवाल करते पूछता है कि क्या सीक्रेट रैम ऑफ टियांची में कुछ खास ट्रेजर्स भी मौजूद है। इस पर मिस किंगयुई युनची को जवाब देते हुए कहती है कि सीक्रेट रैम ऑफ टियांची में बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स मौजूद है, जिनमें से कौन सा तुम्हें मिलेगा ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। और यहाँ का जो सबसे ज्यादा फेमस और कीमती ट्रेजर है उसका नाम है बुद्धि एम्परर लोटस हर्ट, जिसके बारे में युनची सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। मिस किंगयुई आगे बताती है कि ये हेवन डिफाइंड ट्रेजर है, इसे नॉर्मली तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। वैसे कहूँ तो किसी ने भी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ एंशिएंट रिकॉर्ड में ही हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये सुनकर तो युनची कुछ सोचने लगा, जिस पर मिस किंगयुई सवाल करते पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है। इस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं बस सिर्फ फील कर पा रहा हूँ कि आज हमारी किस्मत काफी अच्छी होगी। ये बोलते युनची यहाँ पर मिस किंगयुई को एक तरफ चलने का इशारा करता है, जिस तरफ युनची का हेवनली पोजीशन पर उसे जाने को बोल रहा था। वो जगह सीक्रेट रैम ऑफ टियांची का मेन कोर था, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पर मिस किंगयुई भी युनची के पीछे चल पड़ी थी। वैसे आप लोग यकीनन यही सोच रहे होंगे कि युनची और मिस किंगयुई आखिर अचानक से एक दूसरे के साथ कैसे आ गए। इस सवाल का जवाब भी जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा, बस सिर्फ अभी के लिए आप लोग भरोसा रखकर इस एपिसोड को आगे देखते रहो। अब हम देखते हैं कि युनची यहाँ पर अपने हेवनली पोजीशन पर को फॉलो करते करते आखिरकार एक लोकेशन पर पहुंच चुका था, जहाँ पर युनची को बर्फ के नीचे एक लोटस फ्लावर जैसा ट्रेजर दिखाई देता है। इसलिए वो मिस किंगयुई से सवाल करते पूछता है कि आखिर ये बुद्धि एम्परर लोटस हर्ट दिखाई कैसे देता है। मिस किंगयुई जवाब देते हुए कहती है कि वो एक लोटस फ्लावर जैसा होगा, जो कि लोटस फ्लावर से साइज में थोड़ा बड़ा होता है, साथ ही साथ उसके पत्ते लाइट ब्लू कलर के होंगे। बस युनची का इतना सुनना ही था कि तभी अचानक वो अपनी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करते हुए फुरसे जमीन को हिट करते हुए यहाँ उस लोटस फ्लावर को बाहर की तरफ निकाल लाता है। इसे अपने सामने देखकर तो मिस किंगयुई पूरी तरीके से शॉक रह गई थी कि ये तो बुद्धि एम्परर लोटस हर्ट है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने इस बारे में पढ़ा था। युनची भी दूसरी तरफ कहता है कि ये बुद्धि एम्परर लोटस हर्ट तो जमीन की काफी गहराई में दबा हुआ था। अगर मेरे पास मेरा हेवनली पोजीशन पर ना होता तो मैं इसे कभी भी ढूंढ नहीं सकता था। यही तो वजह है कि आज तक ये ट्रेजर कभी किसी और को मिला नहीं। युनची ये सब कहते हुए अभी उस लोटस ट्रेजर को पकड़ने वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर एक बीस्ट डीप स्लीप से जाग जाता है, जिसकी वजह से आसपास का मौसम बदलने लगा। युनची और मिस किंगयुई भी सावधान हो जाते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि बहुत ही सारा खतरनाक बीस्ट यहाँ पर बर्फ को छीनते हुए निकलकर बाहर आ जाता है। ये मिस्टिक प्रोफाउंड रैम का एक बीस्ट था, जिसे टियांची बीस्ट के नाम से जाना जाता है। युनची ने उसे देखते ही फौरन से अपने लॉन्ग क्यू सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल चुका, क्योंकि युनची को ब्लू ड्रैगन गॉड केव के अंदर मिली थी। ये सोर्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसका इस्तेमाल करते हुए युनची यहाँ पर खुद को मिस किंगयुई को प्रोटेक्ट करने लगा। साथ ही साथ वो इसका इस्तेमाल करते हुए तीसरे के आगे की तरफ बढ़ते हुए टियांची बीस्ट पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। युनची भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा, इसलिए मिस किंगयुई युनची से कहती है कि वो स्काई प्रोफाउंड रैम का बीस्ट है, भागो यहाँ से, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो सुनकर युनची बिल्कुल ऐसे ही कहते हुए अपनी तलवार को अंदर की तरफ रखकर किंगयुई का हाथ पकड़ते वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मगर ये टियांची बीस्ट इन दोनों को जिंदा छोड़ने के इरादे में नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने पंजे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ युनची पर हमला कर देता है। युनची मिस किंगयुई को आगे की तरफ थ्रो करते खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल करते उस पंजे को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ, इसलिए उसे ये करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। तभी मिस किंगयुई दूसरी तरफ अपने मैजिकल रिबन का इस्तेमाल करते हुए युनची को फुरस से जकड़कर अपनी तरफ
खींच लेती है। और चूंकि मिस किंग ने युनची की जान बचाई थी, इसलिए याची भी गुस्सा होकर यहाँ मिस किंग पर ही हमला कर देता है, जहाँ वो अपने पैर के नीचे उसे दफना देना चाहता था। मिस किंग भी ये देखकर वालो 5 क्राउड टेक्निक का इस्तेमाल करते उसके अटैक को ब्लॉक करने लगी। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इतने पावरफुल बीस्ट के सामने ये शील्ड ज्यादा देर नहीं टिक पाती। अचानक से ये शील्ड चकनाचूर हो गई। मिस किंग तो इंजर होने वाली थी, लेकिन युनची फन से सामने की तरफ जंप करते हुए मिस किंग को पकड़ लेता है। इसे पकड़ते साथ ही युनची फन से स्टारबोर्ड शैडो डांस टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और वो इसका इस्तेमाल करते हुए तीसरे के साथ वहां से आगे की तरफ भागने लगा। जहाँ याची बीस्ट इनके पीछे पड़ा हुआ था। युनची भागते-भागते कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस ट्रेजर को एक स्काई प्रोफाउंड डायन का बीस्ट डिफेंड कर रहा होगा। इस पर मिस किंग एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि असल में बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर बहुत ही जरा कीमती ट्रेजर है। इसके बारे में मुझे मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर किसी के पास जरा सी मिस्टिक पावर ना हो तब भी वो इस ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ अर्थ प्रोफाउंड स्टेज तक पहुंच जाएगा। जबकि युनची तो अभी तक ट्रू प्रोफाउंड स्टेज का कल्टिवेटर है, उसने अभी तक स्पिरिट प्रोफाउंड रेल में भी एंटर नहीं किया था। जबकि अर्थ प्रोफाउंड स्टेज तो काफी दूर की बात है। अब युनची को समझ आ गया कि क्यों ये याची बीस्ट अपनी जान लगाकर भी इस ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सब जानने के बाद युनची रुकते हुए मिस किंग को उतारकर कहता है कि तुम यहाँ से भागो, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे लगाता हूँ। मिस किंग तो युनची को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन युनची एक बात नहीं सुनता और वो भागते-भागते वापस से याची बीस्ट की तरफ जाने लगा, जहाँ याची बीस्ट अपने हाथ से युनची को जकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन स्टारबोर्ड शैडो डांसिंग टेक्निक की वजह से युनची बहुत ही ज्यादा तेज था और वो याची बीस्ट के हर एक अटैक को डॉज करते हुए बच रहा है। युनची के अंदर से जैस्मिन भी युनची को बता रही थी कि युनची तुम जानते हो ना कि ये स्काई प्रोफाउंड रेल का बीस्ट है, जिसके सामने तुम एक चुनरी के बराबर हो। युनची ये सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये बात मैं जानता हूँ। ये याची बीस्ट बेशक बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन ये मेरे स्टारबोर्ड शैडो डांसिंग टेक्निक जितना फास्ट नहीं है, इसलिए मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे लगा सकता हूँ। एटलीस्ट मिस किंग तो बचकर यहाँ से निकल पाएगी। और वैसे मैं उस बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट जैसे कीमती ट्रेजर को पीछे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। ये सब कहते हुए युनची फरस से उस ट्रेजर के पास आ गया था। यहाँ युनची अपने हेवनली पोजीशन पर का इस्तेमाल करते उस बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर को स्टोर करने लगा है। जब देखकर जैस्मिन युनची की बॉडी से बाहर की तरफ आते हुए कहती है कि लगता है कि युनची तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो, ये तुमने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। ये सुनकर युनची मुस्कुराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो याची बीस्ट में फरस से जंप करते हुए युनची के सामने आ जाता है। यहाँ पर पीछे की तरफ मिस किंग युनची को आवाज देते हुए कहती है कि युनची भागो वहाँ से। युनची जिसने बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर हासिल कर लिया था, इसलिए वो किसी के साथ वहाँ से भागने लगा, मगर दूसरी तरफ याची बीस्ट भी गुस्से में आकर जोर से जमीन को पंच करता है, जिसकी वजह से जमीन टूटने लगी और हम देखते हैं कि मिस किंग फिर से हवा में उड़ जाती है। युनची भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जंप कर चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याची बीस्ट एक गहरी सांस लेते हुए यहाँ हर एक चीज अपने अंदर खींचने लगा, जैसे मानो उसके मुंह के अंदर कोई ब्लैक होल हो। युनची भी यहाँ पर मिस किंग को बचाने के लिए फिर से अपने डेविल गॉड के थर्ड स्टार स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे क्लाउड एंड सन सीलिंग टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक की वजह से इन दोनों की बॉडी के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर आ गया था, मगर साथ ही साथ ये दोनों याची बीस्ट के मुंह में भी पहुंच चुके थे। और यहाँ इससे खतरे के साथ सीन शिफ्ट होकर 3 दिन पहले पर आ जाता है। तो सीन सीजन 2 की असली शुरुआत है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीजन 1 के रैंकिंग कंपटीशन के लास्ट में युनची बेहोश हो गया था। तो ये सीन बिल्कुल टियांजियन मेनोर के गेस्ट रूम से शुरू हुआ, जहाँ पर युनची अचानक से वापस से होश में आ जाता है। युनची पहले से काफी जरा बेहतर महसूस कर रहा था, तभी अचानक उसे साइड से जैस्मिन की आवाज सुनाई दी, जो कि युनची से कह रही थी कि आखिरकार 3 दिन बाद तुम होश में आ ही गए। जैस्मिन को यहाँ पर देखकर तो युनची भी हैरान हो गया था। दूसरी तरफ जैस्मिन युनची को डांटते हुए कहती है कि वो बस सिर्फ एक रैंकिंग कंपटीशन था, आखिर तुम इतना जरा खुद को पुश क्यों कर रहे थे? क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जिस पर युनची हंसकर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अपनी लिमिट्स को पहचानता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इस बात को जानता था। जैस्मिन तो ये सुनकर गुस्से से मुंह फुला लेती है। दूसरी तरफ युनची कहता है कि मास्टर वैसे तुम्हारी दी हुई ग्रेट डाउ बुद्धा टैक्टिक तो काफी जरा कमाल की है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए और 3 दिन में ऑलरेडी मैं काफी जरा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी है। इस पर जैस्मिन युनची पर हंसते हुए कहती है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या सच में लगता है कि ग्रेट डाउ बुद्धा टैक्टिक के सेकंड रैंक पर होने से तुम इतनी जल्दी रिकवर कर लोगे? तो सुनकर तो युनची भी हैरान हो गया था और वो जैस्मिन से सवाल करते हुए पूछता है कि अगर ये ग्रेट डाउ बुद्धा टैक्टिक नहीं था तो आखिर मैं इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो चुका हूँ? इस पर जैस्मिन युनची के पास आते हुए कहती है एक लड़की है जो तुम्हें हील करने का काम कर रही है, वो हर रात तुम्हारे पास आती है और वो बहुत सारी मिस्टिक पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें हील करने की कोशिश करती है, वरना तुम इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकते थे। ये सुनकर युनची भी उस लड़की का नाम पूछने वाला था कि तभी अचानक जैस्मिन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कोई वहाँ पर आ रहा था। युनची भी ये देखकर फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा और हमें देखने को मिला कि असल में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिटिल फेरी थी, जिसका ओरिजिनल नाम मिस चू यूचेन है और वो मिस किंग की सीनियर है, जो कि दिखाती तो नहीं है लेकिन इसे भी युनची से प्यार हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिटिल फेरी युनची के पास आकर बैठ गई थी, जहाँ वो अपनी मिस्टिक पावर को युनची की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगी। युनची छुपके छुपाते ये देख रहा था। अंदर से जैस्मिन युनची से कहती है कि ये लड़की काफी जरा अजीब है, वैसे तो सबके सामने ये इतना सारा कोल्ड बनने की कोशिश करती है, जबकि अकेले में ये तुम्हारे पास हर दिन आकर अपनी इतनी सारा मिस्टिक पावर को जाया करते हुए तुम्हें हील कर रही है। लगता है कि किसी ने सच ही कहा कि लड़कियों को नहीं समझा जा सकता। ये सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि जैस्मिन अभी तुम बच्ची हो, एक बार जब तुम बड़ी हो जाओ तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि लिटिल फेरी ये सब क्यों कर रही है, उसका मेरा क्या ताल्लुक है। ये सब कहते हुए युनची फिर से होश में आकर लिटिल फेरी से सवाल करते हुए
कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी फिक्र करती हो। जिस पर लिटिल फेरी शौक होते हुए खड़ी होकर कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं तुम्हें ये इसलिए कर रही थी क्योंकि किंग यूई की वजह से तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हुए और चूंकि मैं किंग यूई की सीनियर मास्टर हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता था, लेकिन अब चूंकि तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो तो हमारा हिसाब पूरा हुआ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सब बोलते हुए यहाँ से जाने लगी थी। युनची ये देखकर लिटिल फेरी को आते हुए कहता है कि लिटिल फेरी रुक जाओ। लिटिल फेरी रुककर जवाब देते हुए कहती है कि पहले तो मुझे लिटिल फेरी कहकर पुकारना बंद करो। मेरा नाम चू युनचेन है, तुम मुझे मिस चू कहकर पुकार सकते हो। लेकिन युनची तो हर ठीक इंसान, वो कहता है कि लिटिल फेरी रुक जाओ, पर चूंकि लिटिल फेरी नहीं रुक रही थी इसलिए युनची खांसने लगा जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो। लिटिल फेरी भी ये देखकर परेशान होते हुए फिर से युनची के पास आकर उसकी मदद करती है। साथ ही उसने युनची की बॉडी को स्कैन भी कर दिया था, लेकिन वो देखती है कि युनची तो बिल्कुल सही सलामत है, इसलिए वो गुस्से में आकर कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे बेवकूफ बनाने की? तुम नाटक कर रही हो। ये सुनकर तो युनची अभी समझाने की कोशिश करने लगा था कि असल में मैं तुम्हें रोककर थोड़ी देर तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तब तक मिस चू ने उस पर हमला कर दिया। इसके वजह से युनची सीधा जाकर दीवार से लगा। मिस चू कहती है कि बस बहुत हुआ। अज़ूर ड्रैगन गॉड केव में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो बस सिर्फ एक गलती थी। मैं उसे बुला चुकी हूँ, बेहतर है कि तुम भी उसे बुला दो। और अज़ूर ड्रैगन केव में क्या कुछ हुआ था ये जानने के लिए तो आप लोगों को सीजन 1 देखना होगा। तो सब बोलते हुए लिटिल फेरी वहाँ से जाने लगी थी। युनची उसे रोकते हुए कहता है लेकिन आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं वो सब कैसे बुला सकता हूँ? जिस पर मिस चू गुस्से के साथ अपनी पावर अनलीश करते हुए कहती है कि इसी में तुम्हारी बड़ाई होगी कि तुम हमारे बारे में सारे ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हम दोनों कभी दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो सब बोलते हुए लिटिल फेरी धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो गई। युनची उसे रोकने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने वाला था, पर तभी अचानक उसके सामने ज़ूरोन आ जाती है जो कि युनची के लिए खाना लेकर आई थी और वो युनची को होश में आता हुआ देखकर खुश होते हुए कहती है कि युनची आखिरकार तुम क्या गए? ये तो काफी जरा अच्छा हो गया। जो सब बोलते हुए वो फिर से कमरे के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ युनची देखता है कि मिस चू जा चुकी थी। पीछे की तरफ सिर्फ प्रिंसेस ज़ूरोन ही बची है जो कि युनची के लिए फिक्र दिखा रही थी। युनची उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने बिना वजह तुम्हें परेशान कर दिया था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस ज़ूरोन युनची के होंठों पर उंगली रखते हुए कहती है कि ऐसी बात मत कहो। तुमने रैंकिंग कंपटीशन की फर्स्ट पोजीशन हासिल की है सिर्फ मेरे एम्पायर के लिए। मैं तुम्हारा ये आसान नहीं बोल सकती, लेकिन अब तुम बहुत सारे लोगों के निशाने पर आ चुके हो, स्पेशली स्काई बाइंडिंग सेट के निशाने पर। मैंने तो सुना है कि वो टियानची रैल में तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। इस पर युनची मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम जरा फिक्र मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा। अभी के लिए बस सिर्फ तुम इतना कहना कि किसी को बताना मत कि मैं होश में आ चुका हूँ। इस पर प्रिंसेस ज़ूरोन हमें जवाब देती है। साथ ही वो युनची से कहती है कि चलो आप जल्दी से ये सूप पी लो इससे पहले कि सूप ठंडा हो जाए। युनची भी उस सूप को पी रहा था जो सूप बहुत ही जरा कड़वा था। ये सारी आवाजें बाहर की तरफ लिटिल फेरी भी सुन रही थी। उसे अंदर ही अंदर युनची से दूर होने पर बुरा भी लग रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर टियानजिन मेनोर के लीडर आ गए। इनका नाम लिंग यूफेंग था और वो भी मन ही मन में लिटिल फेरी को प्यार करते थे। वो यहाँ पर लिटिल फेरी से बात करने की कोशिश करना चाहता था क्योंकि वो है ही इतनी जरा खूबसूरत। लेकिन लिटिल फेरी गुस्से के साथ उससे कहती है कि लॉर्ड लिंग बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहे। जो सब कहते हुए लिटिल फेरी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिंग की वाइफ ने भी चुपके से ये सब देख लिया था और उससे मास्टर लिंग और साथ ही साथ लिटिल फेरी दोनों पर ही काफी जरा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट में हमें 2 दिन बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ये वही सीन था जहाँ रैंकिंग कंपटीशन के टॉप 10 सेट को सीक्रेट रेल्म ऑफ टियानची में जाने का मौका दिया जाएगा। जिसके एंट्रेंस को ओपन करते हुए मास्टर लिंग बता रहे थे कि सीक्रेट रेल्म ऑफ टियानची के अंदर बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स मौजूद है और साथ ही साथ वहाँ पर जितने बड़े ट्रेजर है उतने ही ज्यादा बड़े खतरे भी मौजूद है। इसलिए सोच समझकर इस गेट की दूसरी तरफ जाना, क्योंकि अगर वहाँ पर आपकी जान खतरे में आ गई तो मुझे लगता है कि हम आपको वक्त पर बचाने के लिए नहीं आ पाएंगे। यहाँ जब मास्टर लिंग ये सब बता रहे थे तभी अचानक हम वहाँ पर स्काई बाइंडिंग सेट के फेंगजियो चैन और फेंगजियो बाई को ही देखते हैं, जहाँ फेंगजियो बाई फेंगजियो चैन से कह रहा था कि मैं कहीं पर भी युनची को नहीं देख पा रहा। लगता है कि वो सीक्रेट रेल्म ऑफ टियानची में नहीं आने वाला। जिस पर फेंगजियो चैन जवाब देते हुए कहता है कि लास्ट फाइट में वो मरते मरते बचा है। इस तरह की कंडीशन में तो वो वैसे भी नहीं आ सकता था, लेकिन फिक्र मत करो, एक बार हम ट्रेजर हंटिंग से वापस आ जाए उसके बाद हम खुद उसे अपने हाथों से जान से मार डालेंगे। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। अभी दूसरी तरफ मास्टर लिंग भी कहता है कि सीक्रेट रेल्म ऑफ टियानची में एंट्रेंस का समय आ गया। सबसे पहले चैंगफेंग एकेडमी अंदर जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंगफेंग एकेडमी से तो लॉर्ड किन अकेले सामने की तरफ आ रहे थे। ये देखकर सब लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर युनची कहाँ पर है, क्या वो नहीं आने वाला? उसकी हालत इतनी जरा खराब है, ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो कि वो मिस कर देगा। सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा था कि लॉर्ड किन प्लीज मेरा इंतजार करें। और ये असल में कोई और नहीं बल्कि युनची था जो कि समय रहते हुए यहाँ पर पहुंच चुका है। युनची को यहाँ पर देखकर तो फेंगजियो चैन और फेंगजियो बाई को काफी जरा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जी यहाँ पर युनची को देखकर कहता है कि बॉस आखिरकार तुम आ गए। युनची भी दूसरी तरफ काफी जरा खुश था। वो देखता है कि मिस किंग यूई भी यहाँ पर मौजूद है। वो चलते चलते फौरन से यहाँ मास्टर लिंग के पास आ गया था, जहाँ पे वो कह रहा था कि लगता है कि मैं सही समय पर पहुंचा हूँ। लॉर्ड किन तो यहाँ युनची को अपने सामने देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि युनची तुम इतनी जल्दी रिकवर करके यहाँ पर कैसे आ गए। इस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि वो बस छोटी मोटी इंजरी ही तो है, आखिर मैं उससे इस तरह की वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकता हूँ। तो कहते युनची अचानक से अपने मुंह को पकड़कर जोर जोर से खांसने लगा। ये देखकर तो सब लोग हैरान थे क्योंकि फेंगजियो चैन और फेंगजियो बाई ये देखकर खुश थे। उन्हें लग रहा था कि युनची अभी भी जख्मी है जो कि उनके लिए ही बेहतर है, वो युनची को जरा आसानी के साथ मार पाएंगे। दूसरी तरफ लॉर्ड किन भी यहाँ पर युनची को संभालते हुए कहता है कि युनची अभी तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम अंदर जाना चाहते हो? जिस पर युनची हमें जवाब देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर लिंग यूफेंग ने एक परमिशन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले लॉर्ड किन और युनची को यहाँ सीक्रेट रेल्म ऑफ टियानची में भेज दिया था। इन्हें जाते हुए देखकर फेंगजियो चैन अपने पीछे मौजूद एक आदमी की तरफ देखता
है जिसका नाम मोटियान बाई है, जो कि हेमनली स्पीयर थंडर फाइट सेक्ट से बिलोंग करता था और वो भी फेंगजी चैन और ज्यू बाई के साथ मिलकर युनची को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनची और लॉर्ड किन दोनों सीक्रेट रियल्म ऑफ यांची के अंदर आ चुके थे। इनके बाद बाकी के भी टॉप 10 सेट वाले बारी-बारी करके सीक्रेट रियल्म ऑफ यांची के अंदर आने लगे, जैसे कि टियानजियांग मेनोर जिनमें लिंग जे और लिंग युन थे, स्काई बाइंडिंग सेट, हेमनली थंडर फाइट सेट, आइस क्लाउड सेट। हम देखते हैं कि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस से यहाँ पर टोटल 5 लड़कियां आई हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा सीनियर तो लिटिल फेरी थी और उसके साथ एक लड़की है जिसका नाम मिस चू यूली है। आखिर में हमारी प्यारी दुलारी मिस किंग यूरी, जिसके अलावा 2 और मामूली लड़कियां भी थी। लिटिल फेरी यहाँ पर अपने साथियों से कहती है कि हमें अलग-अलग जाना होगा। वो चू यूली से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। तो ये दोनों फिर से सामने की तरफ रवाना हो गए। मास्टर लिंग भी उन्हें जाता हुआ देखकर यहाँ पर लिंग युन से कहता है कि कोर एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कोशिश करना कि तुम लोग सीक्रेट रियल्म ऑफ यांची की कोर की तरफ मत जाना। इस पर लिंग युन हाँ में जवाब देता है। ये सब कहने के बाद मास्टर लिंग यूफेंग भी फिर से लिटिल फेरी के पीछे रवाना हो जाता है। लिटिल जे यहाँ पर लिंग युन से कहता है कि बताओ भाई अब हमें कहाँ जाना होगा, जिस पर लिंग युन जवाब देते हुए कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग-अलग जाने वाले हैं। लिंग जे ये सुनकर कहता है कि मुझे मालूम था भाई तुम ऐसा करोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग युन यहाँ मिस किंग यूई के पास आकर मिस किंग यूई से कहता है कि किंग यूई हम दोनों क्या एक साथ चले? मैं 3 साल पहले भी सीक्रेट रियल्म ऑफ यांची में आया हूँ, इसलिए इस जगह को मैं थोड़ा अच्छे से जानता हूँ। इस पर मिस किंग यूई जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं अकेले ही ट्रैवल करूंगी। जिस पर लिंग युन के पास रास्ता नहीं बचता और वो अकेले वहाँ से रवाना हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची भी ये सब सुनने के बाद वहाँ से अकेले ही राइट की तरफ रवाना हो जाता है। उसके पीछे-पीछे 3 लोग पड़ गए थे, फेंगजी चैन, फेंगजियो बाई और साथ ही साथ मोटियान बाई। मिस किंग यूई ने ये देख लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ युनची पर आ गया था, जो कि चलते-चलते काफी दूर आ गया है। युनची ये तो जानता है कि कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो जैस्मिन से सवाल करते पूछता है कि आखिर टोटल कितने लोग हैं जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं। इस पर जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है कि मैं टोटल 4 लोगों का ऑरा सेंस कर पा रही हूँ। 4 लोगों का सुनकर तो युनची कहता है कि ये तो ज्यादा है, क्या तुम जैस्मिन उनमें से कुछ लोगों को मेरे लिए जान से मारोगी? इस पर जैस्मिन फौरन से हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर युनची कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे मान गई? इस पर जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है कि एक बार मैं तुम्हारा काम कर दूं, उसके बाद मैं अपनी मिस्टिक पावर को सील कर दूंगी, ताकि मैं तुम्हारी हेमनली पोजीशन पर का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर मौजूद गॉड किलिंग पोजीशन को रिमूव कर सकूं। और इस दौरान मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जिस दौरान मैं ये सब कर रही होंगी उस दौरान मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। ये सुनकर युनची कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो? क्या होगा अगर मैं कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में फंस गया? और क्या होगा कि अगर उस सिचुएशन में मैं मारा भी जाऊं? अगर मैं मारा गया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद इस पोजीशन को कौन रिमूव करेगा? ये सुनकर तो जैस्मिन सरकाज़म करते हुए कहती है कि रेमूव बेवकूफ, जब भी मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तब गॉड किलिंग पोजीशन मुझे बैकलैश करता है। इससे बेहतर तो यही है कि मैं कुछ ना करूँ, तुम्हारे साथ-साथ मैं भी मारी जाऊँ, एटलीस्ट ये सारा ड्रामा तो खत्म होगा। ये सब सुनकर युनची एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। युनची भी ये कह रहा था कि तभी अचानक युनची के सामने फेंगजी चैन और फेंगजियो बाई आ गए, जिन्हें अपने सामने देखकर तो युनची बच्चा बनते हुए कहता है कि वाह क्या किस्मत है, मेरे सामने फेंगजी चैन और फेंगजियो बाई आ गए। अब मुझे सीक्रेट रियल्म ऑफ यांची में अकेले नहीं घूमना होगा, क्या तुम दोनों मेरे साथ ट्रैवल करोगे? जिस पर फेंगजी चैन जवाब देते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी हम दोनों तुम्हें कहीं पर बेचने वाले हैं। युनची सवाल करते पूछता है कि आखिर कहां पर? अभी तक तो मैंने पैकिंग भी नहीं की। जिस पर फेंगजी चैन फिर से अपनी तलवार निकालकर युनची पर हमला करते हुए कहता है कि जहन्नम में, और इसी के साथ यहाँ युनची ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी। इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। युनची उसके साथ फाइट करते उससे खुद से दूर करके कहता है कि फेंगजी चैन लगता है कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आखिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? फेंगजी चैन गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने, एक तो तूने वो लड़की मुझसे चुरा ली जिससे मैं प्यार करता था, और अभी भी तू मेरे सामने नादान होने की एक्टिंग कर रहा है। ये सुनकर युनची उसके अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम प्रिंसेस ज़ूरोन की बात कर रहे हो। ये सब कहते ही युनची जंप करके पीछे की तरफ आ गया था। साथ ही साथ वो कहता है कि वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फेंगजी चैन तो गुस्से में था, वो युनची की बात नहीं सुनता और वो अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए युनची पर हमला करने लगा, जहां युनची उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कह रहा था कि इसमें मेरी गलती कैसे हो सकती है? अगर तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी या तुम इतने ज्यादा फेमस नहीं थे कि तुम एक लड़की को पढ़ा सको, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि तुम मेरी तरह हैंडसम भी नहीं हो, तो ये सब मेरी गलती कैसे हो सकती है? जो सब बोलते हुए युनची फौरन से पीछे की तरफ जंप करते हुए अपने फिनिक्स ब्रेक टेक्निक को एक्टिवेट करके फेंगजी चैन पर हमला कर चुका। इस अटैक के ब्लास्ट इफेक्ट के कारण फेंगजी चैन उड़ते हुए पीछे की तरफ भाग गिरा। युनची कूल तरीके से सवाल करते पूछता है कि तुम खुद ही सोचो कि अगर प्रिंसेस ज़ूरोन की जगह तुम होते तो तब भी तुम मुझे ही चूज करते, क्योंकि मैं हूँ ही इतना ज्यादा कमाल का। इसे सुनकर फेंगजियो बाई गुस्सा होते हुए कहता है कि लगता है कि लड़के तू मरना चाहता है। जो बोलते फेंगजियो बाई अब अपनी तलवार से युनची पर हमले करने लगता है और वो उसे पीछे की तरफ धकेल चुका। फेंगजियो चैन भी फेंगजियो बाई के पास आते हुए कहता है कि युनची इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं, चलो हम दोनों मिलकर इस पर हमला करते हैं। युनची भी सामने की तरफ फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। तभी अचानक जैस्मिन अंदर से युनची को जवाब देते हुए कहती है कि इन दोनों के साथ लड़ना तो ठीक है, लेकिन अपनी ताकत बचा कर रखना, क्योंकि इनसे भी ज्यादा खतरनाक बंदा पीछे तैयार खड़ा है, जो कि मोटियान बाई था और वो बादलों के ऊपर छुपा हुआ है। युनची को इस बारे में मालूम हो चुका था। फेंगजियो चैन तो यहाँ इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए युनची पर एक पावरफुल अटैक करने वाला था। दूसरी तरफ युनची ने भी ये देखकर एक पावरफुल फ्लेम स्लैश अटैक रेडी करके उस पर हमला कर दिया, जो कि सिर्फ फेंगजियो चैन के अटैक को काटता नहीं बल्कि साथ ही साथ उसे हिट करके बुरी तरीके से इंजर करके पीछे की तरफ धकेल भी देता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा था। ये देखकर फेंगजियो बाई तो यहाँ फेंगजियो चैन के लिए परेशान होने लगा, लेकिन तभी अचानक युनची तेजी के साथ टेलीपोर्ट करके उसके पीछे आकर कहता है कि तुम उसकी फिक्र नहीं बल्कि अपनी फिक्र करो, और ये कहते हुए फिर से फेंगजियो चैन को हिट करके जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद युनची ने उस पर अपना पैर रख दिया था। फेंगजियो चैन को तो ये नजारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर युनची इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। उसे इस तरह से शॉक में देखकर युनची भी हंसते हुए जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम सही समझे, मैं जरा सा इंजर नहीं हूँ, मैं तो बस सिर्फ नाटक कर रहा था, तुम दोनों बेवकूफों को लगा
की सीक्रेट एल्म ऑफ यांची बहुत ही अच्छी जगह होगी मुझे मारने के लिए, लेकिन अब देखो बाजी पलट गई। यहाँ पर तुम दोनों मरने वाले हो जो सब बोलते हुए युंची ने यहाँ पर अपनी तलवार को फेंगचुबाई की छाती पर रख दिया था। असल में युंची की तलवार 2000 किलो की है। अगर युंची ने सिर्फ उसे छोड़ भी दिया तब भी वो फेंगचुबाई की बॉडी के आर पार हो जाएगी। इसलिए फेंगचुई यहाँ युंची को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, हमारे स्काई बाइंडिंग सेट के ग्रेट एल्डर ने फेंगचुबाई और मेरी बॉडी पर यहाँ सोल मार्क लगाए हुए हैं। अगर फेंगचुबाई मरा तो ग्रेट एल्डर को इस बारे में फौरन मालूम हो जाएगा और तब तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन युंची को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो धीरे धीरे करके अपनी तलवार को छोड़ रहा था जो कि फेंगचुबाई की छाती के अंदर घुस रही है। इसलिए फेंगचुई गुस्सा होते हुए कहता है कि रुक जा कमीने, वरना तू इसके लिए पछताएगा। मेरा स्काई बाइंडिंग सेट तेरे हर एक प्यार करने वाले को जान से मार डालेगा। वो तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम खुद मौत की भीख मांगोगे। जो सुनकर युंची मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे तुम्हारे सेट से डर लगता है? फेंगचुबाई तो अपनी छाती के अंदर मौजूद तलवार की वजह से दर्द से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ फेंगचुई ये सब देखते हुए गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है कि मुटियान भाई, आखिर तू इंतजार किस चीज का कर रहा है? फौरन से हमला कर। ये सुनकर अचानक से हवा में एक बड़ा सा स्पीयर अटैक जनरेट हो गया जो कि युंची पर हमला करने के लिए पीछे से नीचे की तरफ आने लगा। लेकिन युंची भी तैयार था और वो हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम सामने आ ही गए। ये कहते युंची फौरन से सामने की तरफ से हटते हुए यहाँ जमीन को हिट करते हुए फेंगचुबाई को उछालकर उस स्पीयर अटैक के सामने ले आता है। इस वजह से मुटियान भाई का वो स्पीयर अटैक यहाँ फेंगचुबाई की बॉडी के आर पार गुजर गया और वो फौरन वहीं पर जान से मारा गया। इसी वजह से स्काई बाइंडिंग सेट के ग्रेट एल्डर फैन मोली को ये मालूम हो जाता है कि मुटियान भाई ने फेंगचुबाई को जान से मार डाला है। इस वजह से उसे काफी जरा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ मुटियान भाई ये चाहता तो नहीं था, लेकिन युंची की चालाकी की वजह से उसके हाथों से ये हो गया। युंची तो दूसरी तरफ ये देखकर कहता है कि ये कितना इमोशनल सीन है। मुटियान भाई आप तो मेरे हीरो हो, क्योंकि आप इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में मेरी मदद करने के लिए आ गए। आप अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए फेंगचुबाई को जान से मार डाला ताकि आप मेरी मदद कर सको। आप वाकई में महान हो। मुटियान भाई को तो ये सब सुनकर बहुत ही जरा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ युंची उस पर हंसते हुए कहता है कि अब तक तो फेंग मोली को इस बारे में मालूम हो चुका होगा और वो गुस्से से पागल हो रहे होंगे। ये सब कहते युंची उसका मजाक उड़ाकर हंस रहा था, जिस पर डियान भाई कहता है कि एक बार मौत तेरे सामने आ जाए फिर मैं भी देखूंगा कि मौत के सामने तुम कैसे हंसते हो। ये सब कहते डियान भाई ने अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए तीसरे के साथ युंची पर अटैक करना शुरू कर दिए थे और हम देखते हैं कि डियान भाई तो काफी ज्यादा ताकतवर था। युंची को उसके साथ फाइट बैक करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी, इसलिए वो अभी यहाँ पर जैस्मिन को मदद के लिए पुकारने ही वाला था कि तभी अचानक साइड से एक आइस अटैक सीधा आकर डियान भाई को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देता है। जो देखकर तो युंची और डियान भाई दोनों ही सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये अटैक किसने किया। तभी अचानक एक मैजिकल रिबन तीसरे के साथ आकर युंची को जगड़ते हुए हवा में खींच लेता है। यह युंची को देखने को लगा कि असल में वो कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी बीवी किंग यूई थी जिसने उसकी मदद की। युंची को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो खुश होते हुए कहता है तो किंग यूई वो आखिरी इंसान तुम थी। मैं भी सोच रहा था कि आखिर मुझे फॉलो करने वाला चौथा इंसान कहाँ पर गया। दूसरी तरफ किंग यूई युंची से कहती है कि बकवास बंद करो और यहाँ से भागो। जैसे बोलते हुए किंग यूई युंची को वहाँ से दूर लेकर जाने लगी थी। दूसरी तरफ फेंगचुई यहाँ डियान भाई से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर रहे। जिस पर डियान भाई जवाब देते हुए कहता है कि अब उन्हें फॉलो करने का क्या फायदा, अगर अब मैंने युंची को जान से मार डाला तो किंग यूई वहीं जाकर सबको इस बारे में बता देगी और फिर मेरे लिए मुश्किल आ जाएगी। ये सुनकर फेंगचुई कहता है फिर किंग यूई को जान से मार डालो। जिस पर डियान भाई कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? किंग यूई आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की बहुत ही खास डिसाइपल है। अगर मैंने उसे जान से मार डाला तो 4 ग्रेड सेट से मेरी दुश्मनी हो जाएगी और फिर तो मैं नहीं बचूंगा। इस पर फेंगचुई उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि तुमने फेंगचुई को जान से मार डाला है। अगर तुमने युंची की जान यहाँ पर नहीं ली तो वैसे ही बाहर स्काई बाइंडिंग सेट के ग्रेट एल्डर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और मैं उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो सब सुनकर डियान भाई भी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, मुझे तुम्हारे साथ हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए था। और अब चूंकि वो ब्लैकमेल हो चुका है इसलिए हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से अपने स्पीयर को लेकर पीछे से किंग यूई और युंची के पीछे हाथ धोकर पड़ने लगा। जब वो इन दोनों पर फायर अटैक्स करते हुए कह रहा था कि आखिर तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो। मिस किंग यूई उसके सारे के सारे फायर अटैक्स को ब्लॉक कर देती है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि डियान भाई के स्पीयर अटैक को ब्लॉक करने के लिए युंची ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। इसी के साथ यहाँ पर दोबारा से फाइट शुरू हो गई, लेकिन चूंकि हम देखते हैं कि डियान भाई की कल्ट्रेशन युंची से ज्यादा थी इसलिए युंची अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। मिस किंग यूई भी युंची का साथ देती है और दोनों ने मिलकर डियान भाई को हिट करते हुए जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने की दोबारा से कोशिश करने लगे। लेकिन चूंकि डियान भाई की भी जान पर पड़ी हुई थी इसलिए वो इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रहा था और लगातार वो इन पर आग बरसा रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपने ड्रैगन स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर पावरफुल अटैक चल दिया था। इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए मिस किंग यूई यहाँ पर अपने आइस फिनिक्स को समन कर लेती है, लेकिन यहाँ उसका आइस फिनिक्स इस ड्रैगन स्पीयर के सामने टिक नहीं पाया। इवन कि उसका मैजिकल रिबन भी डियान भाई के सामने कमजोर पड़ रहा था, इसलिए युंची उसे साइड पर हटाते हुए खुद यहाँ उस स्पीयर अटैक को ब्लॉक करने लगता है, जिसके लिए युंची ने अपने डबल गॉड की फ्लेम पावर का इस्तेमाल किया था। लेकिन दूसरी तरफ किंग यूई को लगता था कि युंची डियान भाई का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ते उसे यहाँ से भागने के बोलती है। युंची मिस किंग यूई के साथ जाते जाते अचानक से पीछे की तरफ पलटकर डियान भाई की तरफ देखते हुए कहता है कि जैस्मिन मेरे लिए इस डियान भाई को जान से मार डालो। जो सुनकर तो जैस्मिन मुस्कुराते हुए फौरन से निकलकर बाहर की तरफ आ गई, जहाँ वो डियान भाई के अटैक को ब्लॉक करते उसे हिट करके जमीन पर गिरा देती है। डियान भाई तो इस छोटी बच्ची जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर जैस्मिन कोई जवाब नहीं देती बल्कि वो एटीट्यूड के साथ यहाँ सिर्फ एक उंगली का प्रेशर डियान भाई पर लगाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो डियान भाई से कह रही थी कि बस तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे। डियान भाई यहाँ पर जैस्मिन के प्रेशर को महसूस करते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर, आखिर ये लड़की है कौन। वो इसी कश्मकश में पड़ा हुआ था। तभी अचानक जैस्मिन गुस्सा होते हुए जवाब देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें मौका दिया
था कि तुम अपनी मर्जी की मौत को सेलेक्ट करो, लेकिन तुमने चूंकि मुझे जवाब नहीं दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत को मैं सेलेक्ट करूंगी। ये बोलते हुए चुटकी बजाकर कहती है एक्सप्लोड, जिसके साथ ही मुटियान भाई की बॉडी एक्सप्लोड करके ब्लास्ट कर गई और वो वहीं पर जान से मारा गया। जो करने के बाद जैस्मिन वापस से युनची की बॉडी में आ जाती है। युनची जैस्मिन से सवाल करते पूछता है कि क्या इतनी जल्दी हो गया। जैस्मिन भी फ्लेक्स करते हुए कहती है तो क्या तुम्हें कोई शक था कि वो मुझसे जिंदा बच सकता है। युनची उससे फेंगजी चेन के बारे में भी सवाल करता है, जिस पर जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक बंदे को जान से मारूंगी और अब तुम्हें अपनी मिस्टिक पावर को सील कर दिया है। अब आगे मैं तुम्हारी मदद कुछ देर के लिए नहीं कर सकती, तुम्हें खुद की ही किस्मत पर डिपेंड करना होगा। युनची बेचारा तो उससे कह रहा था कि मास्टर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये तो जुल्म है। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि किंग यूवी ने भी काफी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी, जिसकी वजह से वो कमजोर होकर नीचे की तरफ आ गिरी। जहाँ युनची भी उसके साथ साथ उसके ऊपर आ गिरा था। यहाँ किंग यूवी को इतने करीब से देखकर युनची उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि किंग यूवी तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। जिस पर किंग यूवी युनची से कहती है कि नहीं ऊपर से हटो। जो कहती है किंग यूवी फौरन से खड़ी हो जाती है और वो बताती है कि लगता है कि मुटियान भाई कहीं दूर रह चुका है, इसलिए मैं उसका ऑरा सेंस नहीं कर पा रही। पर मुझे ये बताओ कि आखिर फेंगजी चेन तुम्हें जान से क्यों मारना चाहता है। इस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि शायद मैं हैंडसम इस वजह से मुझसे जलते हैं। किंग यूवी भी ये सुनकर कहती है कि नौटंकी हमेशा नौटंकी ही कहते रहते हो। युनची भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो मिस किंग यूवी को छेड़ते हुए कहता है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। जिस पर किंग यूवी मना करते हुए कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम्हें देखा कि तुम खतरे में हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब चूंकि तुम खतरे से माहिर हो तो हमारे रास्ते एक दूसरे से अलग होते हैं, तुम अलग जाओ मैं अलग जाऊंगी। ये कहती वो मुंह बनाकर सामने की तरफ जाने लगी। जहाँ युनची पीछे की तरफ एक्टिंग करते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे अकेले मत छोड़ो। क्या होगा अगर मुटियान भाई से दोबारा मेरी मुलाकात हो गई, वो मुझे जान से मार डालेगा। क्या तुम वाकई में चाहती हो कि मैं इस बड़ी जवानी में मारा जाऊं? किंग यूवी भी युनची की ये बातें सुनकर कहती है कि अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो सुनकर तो युनची भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो किंग यूवी के पीछे पीछे रवाना हो गया। अब दोस्तों आप लोगों के सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि कैसे किंग यूवी और युनची एक दूसरे के साथ एपिसोड 1 की शुरुआत में आ गए थे। इसके बाद वही सब कुछ हुआ जैसे युनची के हाथ में मौजूद हेवनली पॉइजन पर रिएक्ट कर रहा था और उससे मालूम पड़ता है कि आसपास कोई कीमती ट्रेजर है। जहाँ इन लोगों को बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर दिख गया था, जिसे हासिल करने की वजह से टियांची बीस्ट इन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था और यहाँ ये दोनों टियांची बीस्ट के मुंह में जाने वाले थे। तभी युनची मिस किंग यूवी का हाथ पकड़ते हुए फिर से अपनी क्लाउड एंड सन सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन जैस्मिन ये देखकर युनची से कह रही थी कि वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारी ये शील्ड तुम्हें उसके अटैक से नहीं बचा पाएगी। यहाँ पर जैस्मिन की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो टियांची बीस्ट अपने जबड़े का इस्तेमाल करते हुए शील्ड बैरियर को चकनाचूर कर देता है। ये देखकर युनची को एक बात तो समझ आ गई थी कि अब वो नहीं बच सकता, वो टियांची बीस्ट के पेट में जाने वाला है। लेकिन वो किंग यूवी को बचाने के लिए फिर से उसे धकेलते हुए यहाँ टियांची बीस्ट के मुंह से दूर फेंकने लगा। पर दूसरी तरफ मिस किंग यूवी चूंकि वैसे तो कोल्ड बनने की कोशिश करती है, लेकिन मन ही मन में उसे युनची की फिक्र भी है, इसलिए वो युनची को नहीं छोड़ती, बल्कि वो भी युनची के पीछे यहाँ टियांची बीस्ट के मुंह की तरफ फिर से बढ़ गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही टियांची बीस्ट के पेट में पहुंच चुके थे, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कोल्ड था, क्योंकि वो टियांची बीस्ट आइस से बना हुआ है। मिस किंग यूवी आइस पावर का इस्तेमाल करती थी, इसलिए मिस किंग यूवी को यहाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर दूसरी तरफ वो देखती है कि युनची की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसकी बॉडी धीरे धीरे करके फ्रीज होने लगी है। इस हालत में देखकर मिस किंग यूवी ने अपनी आइस मिस्टी की एनर्जी यहाँ युनची की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी, जिस वजह से धीरे धीरे करके युनची भी होश में आ गया। अभी भी युनची अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। वो मिस किंग यूवी को ये सब करते हुए देखकर कहता है कि किंग यूवी ऐसा मत करो, अपनी मिस्टी की एनर्जी जाया मत करो, मैं अब कुछ भी फील नहीं कर पा रहा। मिस किंग यूवी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ इसी वजह से तो मैं अपनी आइस मिस्टी की एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल रही हूँ, ताकि मैं तुम्हारे दिल और तुम्हारे मेंटेरियल्स को प्रोटेक्ट कर सकूं। युनची मिस किंग यूवी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि मैं वैसे ही मरने वाला हूँ, तुम अपनी मिस्टिक पावर मुझ पर जाया मत करो, तुम्हारे पास अभी यहाँ से जिंदा निकलने का मौका है, क्योंकि तुम आइस मिस्टी की एनर्जी का इस्तेमाल करती हो, इसलिए मुझे छोड़ो, मेरी फिक्र मत करो और जाओ यहाँ से। ये सब कहते हुए युनची की बॉडी काफी तेजी के साथ फ्रीज हो रही थी, जिस पर किंग यूवी कहती है कि ऐसा मत कहो, तुम यहाँ पर नहीं मरोगे, अगर यहाँ से निकलना ही है तो हम दोनों एक साथ निकलेंगे। ये सब कहते हुए किंग यूवी इमोशनल हो रही थी। युनची उससे कहता है कि जब हम दोनों की शादी हुई थी तब हमने कसम खाई थी कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, और मैं नहीं चाहता कि उस वादे को तुम अभी याद करो। अगर हम लोगों को इसके बाद दूसरा कोई जन्म मिला तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी के लिए वो सब भूल जाओ और अपनी जान बचाओ। युनची की ये बातें सुनकर किंग यूवी की आंखें आंसुओं से भर आई थी। दूसरी तरफ युनची भी मरने से पहले अपनी आंट, ग्रैंडफादर, जैस्मिन, लिटिल फेरी, ज़ूरोन सबको याद करता है। साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे माफ कर देना। इसी के साथ धीरे धीरे करके युनची की बॉडी एक बार फिर से फ्रीज हो गई थी और वो धीरे धीरे करके डीप स्लीप में चला गया। ये सब देखते हुए किंग यूवी इमोशनल होकर युनची के मुंह को छूते हुए कहती है कि तुम्हें अगले जन्म का इंतजार नहीं करना होगा। जब तुमने रैंकिंग कंपटीशन के अरीना में मुझे हराया था उसी टाइम से तुमने मेरा दिल जीत लिया। मुझे वैसे भी तुम अच्छे लगते थे, लेकिन मैं हमेशा खुद को समझाती रही कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग है। मैंने इस तरह की बातें करते हुए हर एक मुमकिन तरीके से अपने दिल को समझाने की कोशिश करी। जो सब कहते हुए मिस किंग यूवी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रही थी। साथ ही साथ वो कहती है लेकिन मेरा दिल कभी भी शांत नहीं हुआ, मेरे दिल में मौजूद इमोशंस तुम्हारे लिए कभी भी खत्म नहीं हुए। जो सब बोलते हुए मिस किंग यूवी यहाँ पर अपनी आइस मिस्टी की एनर्जी को एक आइस फिनिक्स में कन्वर्ट करके युनची की बॉडी के ऊपर ले आती है, ताकि वो आइस मिस्टी की एनर्जी को युनची की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सके और युनची को मरने से बचाया जा सके। जो सब कहते हुए किंग यूवी कह रही थी कि युनची तुमने मेरे लिए जो सब कुछ किया है, ये सब अगर तुम किसी भी औरत के लिए करोगे तो यकीनन वो तुम्हारे प्यार में
पड़ जाएगी, तुम्हारी ही ये सब गलती है। ये इमोशंस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए युनची अभी चाहे जो मर्जी हो जाए तुम्हें बचाने के लिए मैं किंग यूई कुछ भी कहने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि मिस किंग यूई की बॉडी के अंदर मौजूद 22 मिस्टिक एनर्जी कम हो रही थी। इसी वजह से वो कमजोर होकर धीरे धीरे बेहोश होने लगी है। जहाँ बेहोश होने से पहले मिस किंग यूई कहती है कि जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ उससे मैं यहाँ इस तरीके से मरने नहीं दूंगी, और ये सब कहते हुए मिस किंग यूई बेहोश हो गई। युनची दूसरी तरफ कुछ देर बाद होश में आ जाता है, जहाँ वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये कहते हुए युनची की नजर अचानक अपने पास मौजूद किंग यूई पर पड़ जाती है, जो कि बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। युनची उसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था कि आखिर इसे क्या हो गया। तभी जैस्मिन युनची को जवाब देते हुए कहती है कि उसकी कोल्ड आइस मिस्टिक एनर्जी कम हो गई, जिसकी वजह से वो इस कोल्ड टेंपरेचर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसने अपनी सारी आइस मिस्टिक एनर्जी युनची चुके तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दी है, तो मुझे लगता है कि तुमसे पहले ये मरने वाली है। जो सुनकर युनची कहता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं किंग यूई को यहाँ मरने नहीं दे सकता। किंग यूई चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तो यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। ये कहते वो किंग यूई को गोद में उठाकर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन युनची के पैर ठंड की वजह से सुन्न हो चुके थे, वो काम नहीं कर पा रहे। युनची जब भी खड़े होने की कोशिश करता वो दोबारा से जमीन पर आ गिरता, इसलिए युनची गुस्सा होते हुए जमीन पर अपना मुक्का मारते हुए कहता है कि चलो भी युनची खड़े हो जाओ। युनची यहाँ पर ये सब कहते हुए अभी इमोशनल हो ही रहा था कि तभी अचानक उसकी बॉडी के अंदर मौजूद डबल गॉड के मिस्टिक वेव्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि टियांची बीस्ट की बॉडी के अंदर मौजूद कुछ लिक्विड तेजी के साथ फ्लो करते हुए यहाँ युनची के सामने आ रहा था, जिसे देखकर तो युनची भी सरप्राइज हो गया। वो यहाँ जैस्मिन से सवाल करते हुए कहता है कि जैस्मिन, क्या रेलम ऑफ टियांची के अंदर बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर से कोई ज्यादा कीमती ट्रेजर मौजूद है? जिस पर जैस्मिन कहती है कि युनची तुम मरने वाले हो और अभी भी तुम इसी तरह की बातें सोच रहे हो, तुम्हें अब ट्रेजर्स की क्या परवाह? जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में मेरे मिस्टिक वेन बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है। युनची बताता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ड्रैगन की में मेरे मिस्टिक वेन्स ने रिएक्ट किया था, तब मुझे वहाँ पर 5 सीड मिला था। तो सुनकर तो जैस्मिन भी शॉक हो गई थी, और हम देखते हैं कि वो सारा के सारा लिक्विड फ्लो करते हुए युनची के सामने आकर एक पिल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर जैस्मिन भी कहती है कि अच्छा अब मैं समझी कि ये टियांची बीस्ट स्काई प्रोफाउंड रेन पर कैसे पहुंच गया था, क्योंकि इस टियांची बीस्ट ने इसको डिवोर कर लिया था। यहाँ पर युनची उस पिल को देखते हुए हैरान होकर कहता है कि आखिर ये क्या है? जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे डबल गॉड का वाटर सीड है, जिसे 5 सीड को एब्सॉर्ब करने की वजह से युनची के मिस्टिक वेन ताकतवर हो चुके थे और वो फ्लेम की पावर का इस्तेमाल कर सकता था। इस डबल गॉड की वाटर सीड को एब्सॉर्ब करने की वजह से युनची की बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट की पावर भी आ जाएगी। इवन कि जैस्मिन युनची को बताती है कि ये वाटर सीड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर युनची तुमने इसे डिवोर कर लिया इस वजह से सिर्फ तुम्हें वाटर एलिमेंट की पावर नहीं मिलेगी, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद ये सारी कोल्ड एनर्जी ये तुम्हें जरा सी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, इसलिए फौरन इसे खा जाओ। ये सुनकर युनची सवाल करते हुए कहता है कि किंग यूई का क्या होगा? जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है कि युनची अगर तुम ताकतवर हो गए तभी तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो। जो सुनकर युनची फिर से उस वाटर सीड को निकल जाता है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि युनची के मिस्टिक वेन कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। युनची के मिस्टिक वेन एनर्जी यहाँ पर ब्लू कलर की हो चुकी थी, साथ ही साथ आसपास से कोल्ड एनर्जी तेजी से युनची की बॉडी के अंदर इंटर कर रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि युनची की बॉडी के अंदर एक छोटा सा सोल फ्रैगमेंट भी इंटर कर गया। इतनी सारी एनर्जी एक साथ चुकी युनची की बॉडी के अंदर इंटर कर रही थी, इसलिए युनची को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर युनची का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाता है, वो ट्रू प्रोफाउंड स्टेज के लेवल 10 से ब्रेक थ्रू करके स्पिरिट प्रोफाउंड स्टेज के लेवल 1 में इंटर कर जाता है। और जैसे यहाँ पर युनची का लेवल ब्रेक थ्रू हुआ तभी अचानक उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि मेरी पावर्स को इनहेरिट करने वाले आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। जो कहते हैं युनची के सामने बहुत ही तेज रोशनी चमकती है। युनची उस रोशनी को देखते हुए कहता है कि कहीं तुम डबल गॉड तो नहीं? जिस पर वो हमें जवाब देता है। साथ ही साथ वो युनची से कहता है कि अभी जो तुमने वाटर सीड एब्सॉर्ब किया उसके अंदर मेरे सोल फ्रैगमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा था, मैं बहुत लंबे अरसे से अपने इनहेरिटर का इंतजार कर रहा था और आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। युनची से सवाल करते हुए पूछता है कि इसका मतलब कि सीक्रेट रेलम ऑफ टियांची तुमने बनाया है? जिस पर डबल गॉड जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, और अब चूंकि तुम्हें वाटर सीड मिल चुका है तो ये सोल फ्रैगमेंट धीरे धीरे करके यहाँ से गायब हो जाएगा। मैं बस सिर्फ एक बार अपने इनहेरिटर की मेमोरी देखना चाहता था, इसलिए तुम शांत हो जाओ और मुझे तुम्हारी मेमोरीज देखने दो ताकि मैं देख सकूं कि क्या तुम वाकई मेरे लेगेसी के काबिल भी हो। जहाँ डबल गॉड ने युनची की मेमोरीज देखना शुरू कर दी थी और वो उसकी सारी मेमोरीज देखते हुए कहता है कि तुम एक ऑर्डिनरी इंसान दिखते जरूर हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा महान है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही बड़ा होगा। ये सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मेरे फ्यूचर में क्या है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस वक्त सिर्फ मेरे दोस्त की फिक्र है जिसकी जान खतरे में है, मुझे उसको बचाना है, प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर डबल गॉड युनची से कहता है कि तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस पावर मिली, साथ ही साथ तुम्हें अब मेरा मिशन भी इनहेरिट करना होगा, यही तुम्हारी किस्मत है। साथ ही साथ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी आखिरी बची कुछ पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें यहाँ से एक स्पेशल स्पेस में भेजने वाला हूँ, लेकिन याद रखना जिस दुनिया में मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास 48 घंटे होंगे, उसके बाद तुम टेलीपोर्ट करके वापस अपनी इस छोटी दुनिया में आ जाओगे। जो कहते हैं डबल गॉड के सोल फ्रैगमेंट ने अपनी आखिरी बची कुछ पावर का इस्तेमाल करते हुए युनची और मिस किंग यूई को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी दुनिया में भेज दिया था। इस जगह पर आते हुए हमें एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, इसे कांगियन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यहाँ पर युनची के सामने वो कोई एनर्जी तो नहीं थी, मगर तभी अचानक युनची को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि मेरी मदद करो, क्योंकि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। युनची ने उसकी आवाज सुन ली थी। दूसरी तरफ वो बच्ची भागते भागते अचानक से ठुड्डा खाकर नीचे की तरफ गिर गई थी और वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये बच्ची बहुत ही ज्यादा खास है, जो कौन है ये जल्दी आप लोगों को मालूम हो जाएगा। ये बच्ची उन 3 बुरे आदमियों से कह रही थी कि मुझे जाने दो वरना मेरे फादर यहाँ पर आ जाएंगे और वो तुम तीनों को नहीं छोड़ेंगे। जिस पर उन तीनों का लीडर जवाब देते हुए कहता है कि बच्ची हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा फादर यहाँ पर आ जाए ताकि वो जब यहाँ पर आए तब हम उसे भी जान से मार डालें। अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक उसे किसी ने छाती पर एक जोरदार पंच कर दिया, जिसकी वजह से मुड़ते
पीछे की तरफ दिखेला जाता है और हमें देखने को मिलता है कि ये हीरो कोई और नहीं बल्कि युनची है, जिसने उस बच्चे को बचा लिया था। ये देखकर उन तीनों को तो युनची पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया कि आखिर ये कौन है। युनची यहाँ पर उस बच्चे को शांत कराते हुए कहता है कि घबराओ मत, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ वो तीन बुरे आदमी यहाँ पर युनची से कहते हैं कि लगता है कि लड़के तू मरना चाहता है, तो इस तरह से बीच में कूद पड़ा। ये सुनकर युनची में गुस्से में कहता है कि मैं एक बच्चे के सामने किसी को जान से नहीं मारना चाहता, तुम लोगों के पास सिर्फ 5 सेकंड है, यहाँ से दफा हो जाओ वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर तो उनका लीडर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम अपनी स्पिरिट प्रोफाउंड स्टेज के लेवल 1 पर हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। ये कहती जैसे उसने अपनी तलवार निकाली तभी युनची पीछे के साथ आगे की तरफ बढ़ते उसे एक जोरदार पंच करते हुए हवा में फेंक देता है। अपने लीडर को इस तरह से हवा में उड़ता हुआ देखकर बाकी के दोनों वॉरियर्स भी घबरा गए और वो डर के मारे वहां से फौरन से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। युनची दूसरी तरफ उस लड़की का हाथ पकड़ते उसे किंगवी के पास लाते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल, एक बार मैं इस लड़की को ठीक कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। इस पर वो बच्ची हाँ में जवाब देती है। साथ ही साथ वो किंगवी को देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि वाओ ये लड़की कितनी खूबसूरत है। साथ ही वो युनची से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर ये लड़की इस तरह से जमीन पर क्यों पड़ी हुई है, क्या ये इंजर्ड है। इस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझी, लेकिन फिक्र मत करो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। तो कहती है युनची किंगवी को संभाल कर उसके पास आते हुए यहाँ उसकी बॉडी में अपनी मिस्टिक एनर्जी को ट्रांसफर करने लगा। वो बच्ची भी बहुत ही प्यार से ये सब देख रही थी। युनची उसे देखते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। इस पर वो बच्ची जवाब देते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम, बस तुम्हें देखने में मुझे अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हें बहुत लंबे अरसे से जानती हूँ। इस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि शायद ये कोई इत्तेफाक है, वैसे मेरा नाम युनची है, तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वो बच्ची अपना नाम सुलिंगर बताती है। ये सुनकर तो युनची शॉक हो गया था क्योंकि पहले जन्म में युनची की बीवी का नाम सुलिंगर था, जिसे उसके दुश्मनों ने मार दिया था और उसके मरने की वजह से तो युनची गुस्से से पागल हो चुका था। और ये बच्ची वही लड़की सुलिंगर है, यानी कि युनची अपने पहले जन्म वाली दुनिया में टेलीपोर्ट करके पहुंच चुका है। युनची हाँ धीरे धीरे उस बच्चे के पास आते हुए कहता है कि क्या वाकई में तुम सुलिंगर हो। जिस पर वो बच्ची जवाब देते हुए कहती है कि हाँ युनची, लेकिन आखिर तुम्हें क्या हुआ। जिस पर युनची इमोशनल होकर उस बच्चे को देखते हुए अपनी बीवी को याद कर रहा था। इसे याद करते हुए फिर से उस बच्चे के पास आते हुए कहता है कि सुलिंगर मुझे ये बताओ कि आखिर ये कौन सी जगह है। इस पर वो बच्ची क्यूट तरीके से जवाब देते हुए कहती है कि ये है कांगयून कॉन्टिनेंट, वो वहाँ पर देख पा रहे हो वो है माउंट टाइसू जो मेरा घर है। जिस पर तो युनची का सारा शक दूर हो गया था। वो बच्ची युनची से सवाल करते हुए कहती है कि क्यों युनची, क्या तुम कांगयून कॉन्टिनेंट से नहीं हो। ये सुनते युनची के पास मेमोरीज ताजा हो गई जहाँ युनची पर इल्जाम लगा दिया जाता कि उसने लाखों लोगों को पॉइजन दिया है और इसी सजा में एक अमीर आदमी अपने साथियों को भिजवाकर युनची की वाइफ को जान से मरवा देता है ताकि वो युनची को तकलीफ दे सके। और युनची वाकई में सुलिंगर की मौत से पूरी तरीके से टूट चुका था। इवन के आखिरी दम तक भी मरते मरते सुलिंगर यहाँ पर युनची को देखते हुए कहती है कि युनची मेरे लिए बदला मत लेना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात बदले की आग में जलते ना रहो बल्कि तुम शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। ये सारी यादें याद करके तब तो युनची टूट चुका था, लेकिन आज के दिन सुलिंगर को अपने सामने जिंदा देखकर युनची काफी ज्यादा खुश है। जहाँ वो उससे कहता है कि बच्ची क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखा सकती हो। जिस पर वो बच्ची अपना हाथ दिखा देती है और उसके हाथ पर यहाँ पैरेट के काटने का निशान था। ये देखकर तो युनची की आंखें पटी की पटी रह जाती है। तस्वीर भी सोची के अंदर हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ये युनची को हो क्या रहा है, उसकी सोल एनर्जी इतनी ज्यादा तेजी के साथ फ्लक्चुएट क्यों कर रही है। दूसरी तरफ वो बच्ची युनची को बता रही थी कि जब मैं 7 साल की थी तब एक क्यूट से पैरेट ने मुझे काट लिया था, वैसे ये उसकी गलती नहीं थी, मैंने उसे गलती से चोट पहुंचा दिया था। यहाँ वो बच्ची ये सब कह रही थी। दूसरी तरफ युनची तो उसने अपनी प्यारी बीवी सुलिंगर की झलक देख रहा था। सुलिंगर कह रही थी कि वैसे मैंने उस पैरेट को बाद में पाल लिया, अब उसका नाम लिंगलिंग है और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। सुलिंगर तो ये क्यूट सी कहानी सुना रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची की आंखें आंसू से भर आई थी और वो यहाँ पर रोने लगा था। वो रोते रोते कहता है कि ये वाकई में मेरी ही सुलिंगर है। सुलिंगर यहाँ पर युनची को इस तरह से रोता हुआ देखकर हैरान होते हुए कहती है कि युनची आखिर तुम रो क्यों रही हो। ये कहती हुए उसके आंसू पोंछती है। दूसरी तरफ युनची इमोशनल होकर फिर से सुलिंगर को गले लगाते हुए कहता है कि तुम वाकई में मेरी ही सुलिंगर हो, ये कोई इल्यूजन नहीं है, तुम सुलिंगर ही हो, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। युनची ने उस बच्चे को प्यार से कुछ ज्यादा ही कस के गले लगा लिया था, जिस पर वो बच्ची कहती है कि युनची मुझे तकलीफ हो रही है। युनची उसे छोड़ते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना। सुलिंगर युनची के रोने की वजह नहीं समझ पा रही थी। वो उससे सवाल करते हुए पूछती है कि युनची आखिर तुम रो क्यों रहे हो। इस पर युनची खुद को शांत करते हुए कहता है क्योंकि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान की याद आ गई थी। युनची भी ये कह रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर सुलिंगर के फादर भी सुलिंगर को ढूंढते ढूंढते पहुंच चुके थे, जिनका नाम मास्टर सु हेंग शिंग था और वो टाइसू सेट के मास्टर है। सुलिंगर को यहाँ पर उसका फादर देखकर खुश होते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई थी, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कहाँ-कहाँ ढूंढ रहा था। जिस पर सुलिंगर अपने फादर को सब कुछ बता देती है कि कैसे युनची ने उसकी जान बचाई और साथ ही वो ये भी कहती है कि युनची की दोस्त जख्मी है, क्यों ना हम युनची की दोस्त की मदद करें। इस पर उसका फादर एग्री हो गया था। वो युनची के पास आते हुए सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो कहता है कि मेरी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया, मुझे तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए प्लीज तुम्हारी मदद करने दो। यहीं पर पास में मेरा टाइसू सेट है, अगर हम इस लड़की को वहाँ पर ले जाए तो इसका अच्छे से इलाज हो जाएगा। जिस पर युनची भी मान गया था। ये सुनकर तो सुलिंगर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो खुश होते हुए कह रही थी कि ये अब युनची भी हमारे साथ हमारे घर चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये लोग टाइसू सेट आ चुके थे। सुलिंगर खुश होते हुए कह रही थी कि देखो हमारा सेट है ना बड़ा कमाल का। इस पर युनची मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये टाइसू सेट है तो काफी ज्यादा बड़ा, ये कोई मामूली सेट तो नहीं लगता। जिस पर मास्टर सु हेंग शिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम तो बिलावट ही हमारी तारीफ कर रहे हो। यहाँ पर ये लोग जब इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर सुलिंगर का भाई सु हाउरन भी आ जाता है, जो कि एक नंबर का निकम्मा था। वो अपनी बहन को बचाने के लिए नहीं गया, वो अपने फादर से कह रहा था कि मैं बस आने ही वाला था, तो अच्छा वो क्या खुद ही सुलिंगर को ढूंढकर वापस ले आए। ये सब कहते हुए हाउरन की नजर अचानक से यहाँ युनची की बीवी मिस किंगवी पर
पड़ जाती है। तो कितनी खूबसूरत थी कि हाउरन भी ललचाने लगा। यहाँ युनची मास्टर सू से कहता है कि मास्टर सू हमें एक अकेले कमरा चाहिए। इस पर मास्टर सू हाउरन से कहता है कि जाकर किंगडम पेविलियन में मिस्टर युनची और उसकी वाइफ को सेटल होने में उनकी मदद करो। मास्टर सू हेंशिन का ऑर्डर सुनकर हाउरन बिल्कुल ऐसे कहता है। वो यहाँ पर इन दोनों को किंगडम पेविलियन में ले आया था, जहाँ युनची मिस किंगडम को बेड पर लेटा देता है। हाउरन तो यहाँ पर मन में कह रहा था कि ये लड़का कितना लकी है जो इसे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। वो किसी तरीके से मिस किंगडम को टच करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी बीवी कोमा में है, मेरे पास थोड़ी बहुत मेडिकल स्किल है, क्यों ना मैं इसकी इंजरी चेक कर लूं। और ये कहती है वो यहाँ मिस किंगडम को भी टच करने वाला था, लेकिन युनची उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेल कर कहता है कि मेरी बीवी की इंजरी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अगर तुम्हारा काम हो चुका हो तो यहाँ से तुम जा सकते हो। इस पर हाउरन बड़ा क्या ही जवाब दे सकता था, इसलिए वो कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। ये कहती हाउरन वहाँ से चला गया। जैस्मिन बाहर की तरफ आते हुए कहती है कि ये कितना बड़ा कमीना था, इसके इरादे तो कोई भी समझ सकता था, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था पता नहीं कैसे मैं खुद को रोक पाई इससे पीटने से। इस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि उसे भूल जाओ, अगर ये सोलिंगर का भाई ना होता तो अब तक तो मैं खुद इससे पीट चुका होता। साथ ही युनची जैस्मिन से कहता है कि वैसे किंग की रिकवरी जल्दी करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। इस पर जैस्मिन हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि वो है बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर। ये सुनकर तो युनची ने बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर को वहीं निकाल लिया था। जैस्मिन युनची को बता रही थी कि तुम नहीं जानते कि ये बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर कितना ज्यादा कीमती है, इसकी पोटेंशियल इतनी ज्यादा कि अगर तुमने ये किंग को दिया तो उसकी मिस्टिकल पावर सिर्फ किसी के साथ सर्च नहीं करेगी, बल्कि उसके लेवल्स भी ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी मदद से वो तीसरे के साथ स्काई प्रोफाउंड स्टेज तक भी पहुंच सकती है। यह जैस्मिन बस सिर्फ बता रही थी, उसे नहीं लगता था कि युनची इतना कीमती ट्रेजर किंग को देगा, लेकिन दूसरी तरफ युनची बिना जरा सोचे फिर से वो बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर यहाँ किंग की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे तो जैस्मिन को भी शॉक कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर की वजह से किंग की मिस्टिक एनर्जी तीसरे के साथ इंक्रीज होने लगी। वो इंस्टेंटली होश में आ जाती है, जहाँ पर युनची उससे कह रहा था कि फिक्र मत करो तुम बिल्कुल सेफ हो। किंग युनची की तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने मुझे बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट दे दिया। इस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे सामने ये ट्रेजर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अब तुम सारा बातें मत करो और आराम करो ताकि तुम जल्दी से रिकवर कर सको। यहाँ इसी के साथ हम देखते हैं कि काफी तेजी से मिस किंग की बॉडी के अंदर एनर्जी एंटर करने लगी थी। जैस्मिन तो निराश होते हुए कह रही थी कि इस तरह के ट्रेजर को बनने में 1000 साल लगते हैं, लूविंग एम्पायर में तुम्हें इस तरह का ट्रेजर दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। युनची जैस्मिन को जवाब देते हुए कहता है कि मेरी कल्टिवेशन यहाँ मिस किंग की रिकवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैस्मिन तो मुंह बनाकर खड़ी थी, उसे लग रहा था कि युनची ने सही फैसला नहीं किया। युनची दूसरी तरफ जैस्मिन से कहता है कि अगर किंग की जगह यहाँ पर तुम होती तो तुम्हारे लिए भी मैं बिल्कुल ऐसे ही करता, जिसने तो जैस्मिन का दिल पिघाल दिया था। युनची कहता है कि कुछ लोगों की जिंदगी कई ट्रेजरों से ज्यादा कीमती होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किंग की बॉडी के आसपास यहाँ एनर्जी लोटस का एक ककून बन चुका था, जिससे उसकी रिकवरी हो रही है। दूसरी तरफ भाई हम देखते हैं कि टाइसो सेट में हंगामा मचा हुआ था, क्योंकि मास्टर सू हेंशिन के सामने सू हेंगयू था, जो कि अपने बेटे सू हाओयू के साथ यहाँ पर आया हुआ है, और उसने ब्लैकवुड कैसल के साथ हाथ मिला लिया था, जो कि वैसे तो टाइसो सेट के दुश्मन थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो सू हेंशिन के खिलाफ बगावत करके अपने एंसेस्ट्रल ट्रेजर को हासिल कर ले और टाइसो सेट का लीडर बन जाए। इस पर मास्टर हेंशिन हेंगयू से कह रहा था कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आई, ब्लैकवुड कैसल के साथ हाथ मिलाने से पहले तुमने हमारे एंसेस्टर्स को शर्मिंदा कर दिया। इस पर सू हेंगयू जवाब देते हुए कहता है कि एंसेस्टर को शर्मिंदा नहीं बल्कि मैंने किया। वैसे भी हमारे एंसेस्टर ने साफ-साफ कहा था कि जैसे ही हमारे सेट में कोई टैलेंटेड बंदा आ जाए तो उसे एंसेस्ट्रल ट्रेजर दे दिया जाए। और सू हाओयू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो अभी 20 साल का हो गया, सिर्फ 20 साल की उम्र में ही वो स्पिरिट प्रोफाउंड की लेवल 8 पर पहुंच चुका है। कितने सालों से तुमने जिद पकड़ी हुई है, अगर तुम जिद ना करते और पहले ही यहाँ सू हाओयू को एंसेस्ट्रल ट्रेजर दे देते तब तक तो सू हाओयू स्काई प्रोफाउंड स्टेज तक पहुंच चुका होता और हमारा सेट नंबर 1 सेट बन जाता। तो सब सुनकर सू हेंशिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये तुमने सही कहा कि हाओयू वाकई में टैलेंटेड है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं जितना कि हमारे एंसेस्टर्स ने बताया था। जिस तरह की टैलेंटेड इंसान को उन्होंने कहा था कि उनका एंसेस्ट्रल ट्रेजर दिया जाए, मुझे लगता है कि अगर हाओयू को हमने एंसेस्ट्रल ट्रेजर दे दिया तो इससे हम अपने सेट की सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे और हमारा एंसेस्ट्रल ट्रेजर जाया हो जाएगा, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। यहाँ पर मास्टर सू हेंशिन जब ये सब कह रहे थे तभी दूसरी तरफ ब्लैकवुड कैसल का लीडर हेमू कहता है कि हेंशिन मैं तुम्हारे इरादों को समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि तुम वो एंसेस्ट्रल ट्रेजर अपने बायोलॉजिकल सन को देना चाहते हो। इसकी बात सुनकर तो हेंशिन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और वो कहता है कि हेमू मैं जानता हूँ कि हमारे बीच आग तुम ही लगवा रहे हो ताकि तुम हमारे टाइसो सेट को बर्बाद कर सको। अभी वो ये कह रहे थे कि तभी अचानक पीछे से सुप्रीम एल्डर की आवाज सुनाई देती है, जिनका नाम सू वांगजी था, और वो भी यहाँ पर आगे की तरफ आते हुए कह रहे थे कि हेंशिन जैसे ये लोग कह रहे हैं वैसे ही करो और एंसेस्ट्रल ट्रेजर इन्हें दे दो। तो सुनकर तो हेंशिन को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा सुप्रीम एल्डर भी उनके साथ मिल चुका है। सुप्रीम एल्डर कह रहा था कि मैंने ऑलरेडी बाकी के एल्डर से भी डिस्कस कर लिया है, अब से हम लोग ब्लैकवुड कैसल के साथ मिलकर काम करेंगे। मास्टर सू हेंशिन समझ चुके थे कि इन लोगों ने भी रिश्वत ले ली है, वो अभी कुछ कहने लगे थे कि तभी अचानक यहाँ सुप्रीम एल्डर गुस्सा होकर कहता है कि आखिर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कैसे की। ये कहते वो मास्टर सू हेंशिन पर अपना प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। अंदर की तरफ से जैस्मिन ने इस प्रेशर को महसूस कर लिया था, जिससे युनची सवाल करके पूछता है कि आखिर क्या हुआ। इस पर जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है लगता है कि तुम्हारी वो छोटी लड़की मुसीबत में है और तुम्हें उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। बाहर की तरफ सू हेंशिन भी सुप्रीम एल्डर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम ब्लैकवुड कैसल के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका शुरू से ही मकसद हमारे टाइसो सेट को खत्म करना है। तो सुनकर मास्टर हेंगयू कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे सुप्रीम एल्डर से जबान लड़ाने की। सारे के सारे डिसाइपल्स तैयार हो जाओ, आज के दिन हम हेंशिन को नहीं छोड़ेंगे। तो सुनकर टाइसो सेट के बहुत सारे डिसाइपल अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। ये सब दूर से युनची भी देख रहा था। अभी सुप्रीम एल्डर के दिमाग में एक प्लान आया, वो यहाँ पर चेयर मंगवाते हुए आराम से बैठकर कहते हैं कि अच्छा ठीक
ठीक है, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता। हेंशिन तुम अपने एक डिसाइपल को सेलेक्ट कर सकते हो। यंगर जनरेशन में तुम चाहे जिस मर्जी एक डिसाइपल को चूज कर लो। अगर वो डिसाइपल यहाँ हाउ यू को हराने में कामयाब हो जाता है तो मैं इस मामले को यहीं पर खत्म कर दूंगा और एंसेस्ट्रल ट्रेजर को यहाँ से कोई नहीं लेकर जाएगा। इस पर हेंशिन धीरे-धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हेंजियो तो खुश होते हुए कह रहा था कि हम सुप्रीम एल्डर को सपोर्ट करते हैं। उनका ये प्रपोजल जबरदस्त है क्योंकि हाउ यू वाकई में ताकतवर था, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ मास्टर हेंशिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उन्होंने मजबूरी में अपने बेटे हाउरन को चूज कर लिया था, जबकि उनका बेटा तो एक नंबर का डरपोक है जो कि डरते-डरते हाउ यू के सामने आ गया था और ये दोनों ही अपनी तलवारें बाहर निकाल चुके थे। हाउ यू उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि फिक्र मत करो, मैं तुम पर रहम दिखाऊंगा, तुम्हें ज़्यादा पुश नहीं करूंगा। जो बोलते इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू होती है और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, हाउरन तो एक नंबर का डरपोक और नालायक इंसान है जो कि हाउ यू के सामने कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाता और उसके हाथ से उसकी तलवार गिर गई थी। इस पर तो सब लोग ही हाउरन का मजाक उड़ाने लगे कि देखो हेंशिन का बेटा कितना बड़ा लूजर है जो कि सिर्फ अपनी तलवार को भी कसकर नहीं पकड़ सकता। यहाँ पर हेंशिन भी शर्मिंदा हो चुका था। वो अपने बेटे को यहाँ से जाने का इशारा करता है। दूसरी तरफ मास्टर हिमू यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था क्योंकि अब विनर डिसाइड हो चुका है और हेंशिन तुम्हारे पास कोई दूसरा कैंडिडेट भी नहीं, तो ठीक है अब वो एंसेस्ट्रल ट्रेजर हमारे हवाले कर दो। जिस पर भी हेंशिन नहीं मानता, कहता है कि मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने एंसेस्ट्रल की आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा, चाहे मैं मारा ही क्यों ना जाऊँ। मैं वो एंसेस्ट्रल ट्रेजर तुम लोगों को नहीं दे सकता। जिस पर हिमू हंसते हुए कहता है क्या ठीक है, जितना टफ बनने की एक्टिंग करनी है कर लो, अभी पता लग जाएगा कि तुम कितने सख्त दिल के हो। और ये कहती वो सुलिंदर को यहाँ उसके फादर के सामने ले आते हैं जिसे इन कमीनों ने बंदी बना लिया था। हेंयू कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, जल्दी से फैसला करो इससे पहले कि मुझे अपनी भांजी को नुकसान पहुंचाना पड़े। जिस पर हेंशिन घबराते हुए कहता है कि नहीं हेंयू तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी ही फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिस पर मास्टर हिमू कहता है कि नुकसान वो नहीं बल्कि मैं पहुंचाऊंगा और तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी फैसला करो इससे पहले कि तुम्हारी बेटी मारी जाए। जो कहती मास्टर हिमू ने एक ब्लेड यहाँ सुलिंदर की गर्दन पर लगा दिया था। साथ ही वो कह रहा था कि बाद में ये मत कहना कि मैं बेरहम था। ये कहती वो गिनना शुरू कर देता है कि 5 4 3। उसका भी ये कहना ही था कि तभी अचानक मास्टर हेंशिन उससे रुकते हुए कहता है कि रुक जाओ, अच्छा ठीक है तुम जैसा कहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। उसका भी ये कहना ही था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके हीरो की एंट्री मारते हुए फुरस एरिना में जंप करके यहाँ पर स्टारबोर्ड शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मूव करके फुरस से सुलिंदर के पास पहुंच गया था। हम एक ही झटके में सुलिंदर को पकड़ते हुए यहाँ मास्टर हिमू और हेंयू से दूर ले आता है। किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला था। ये देखकर तो सब लोग शौक हो गए थे, आखिर ये लड़का है कौन, क्या इसने नया टाउसी सेट को ज्वाइन किया है, हमने आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। यहाँ पर जब सब लोग इसी तरह हैरान होते हुए आपस में बातें करते हुए यंची को देख रहे थे, तभी अचानक मास्टर हिमू के पास उसका एक बंदा आ जाता है जो कि बताता है कि ये वही लड़का है जिसने जंगल में हमारे बिग ब्रदर को इंजर्ड किया था। तो सुनकर मास्टर हिमू भी समझ गए थे। दूसरी तरफ हाउ यू यहाँ अपनी तलवार को यंची की तरफ तानते हुए कहता है कि लड़के आखिर तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसी हुई टाउसी सेट के अंदरूनी मामलों में इस तरह से इंटरफियर करने की, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि तुम्हें नुकसान पहुंच जाए। यंची ने उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो सू हाउ यू, आइसो सेट का सो कॉल्ड मोस्ट टैलेंटेड डिसाइपल। चलो ठीक है सू हाउ यू मोस्ट टैलेंटेड डिसाइपल, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तो सुनकर तो मास्टर हिमू ने भी हाउ यू को इशारा कर दिया था कि इस लड़के को जान से मार डालो। दूसरी तरफ यंची यहाँ बहुत ही प्यार से सुलिंदर से कहता है कि मैं दोबारा एक बार फिर से उन बुरे आदमियों की पिटाई लगाने वाला हूँ, तुम दूर रहकर मेरा इंतजार करो। इस पर सुलिंदर तो भागते हुए अपने फादर के पास पहुंच गई थी। दूसरी तरफ यंची काफी कूल तरीके से खड़े होते हुए कहता है कि अच्छा सू हाउ यू, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे राइट गाल पर थप्पड़ मारूं या फिर लेफ्ट गाल पर। वैसे इस बात से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता क्योंकि तुम दोनों तरफ से ही बदसूरत लगते हो, तुम्हें किसी भी साइड से चोट लगे क्या ही फर्क पड़ेगा। ये सुनकर तो सू हाउ यू गुस्से के साथ अपनी तलवार में एनर्जी अनलीश करते हुए कहता है कि लगता है कि कमीना तुम मरना चाहता है। जो कहती वो तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ते यंची पर हमला करने लगा। यंची उसके सारे के सारे सोल्ड अटैक को डॉज करते हुए यहाँ पर साथ ही साथ उसे 3 पावरफुल पंचेस भी कर देता है। सिर्फ 3 पंचेस में सू हाउ यू को यंची ने हरा दिया था। ये देखकर उसका फादर हेंयू गुस्से होते हुए कहता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो वो खुद यंची को मारने के लिए फुरस एरिया में जंप कर चुका, जबकि वो आज प्रोफाउंड स्टेज का कल्टिवेटर था। यंची को भी ये बात समझ आ गई थी, इसलिए वो भी अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान जबरदस्त स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ फाइट में यंची मास्टर हेंयू पर भी भारी पड़ रहा था और वो उसे आसानी के साथ हराते हुए यहाँ उसके पेट में एक जोरदार पंच करते उसे उसके बेटे के पास पटक देता है। सुप्रीम एल्डर तक ये देख के शॉक हो गया था। दूसरी तरफ सुलिंदर तो यंची को चीयर करने लगी, वाह यंची तुम तो कमाल के हो। दूसरी तरफ यंची भी काफी कूल तरीके से अपनी तलवार को जमीन में गाड़ते हुए यहाँ उस पर टेक लगाकर कहता है तो क्या यही थे तुम्हारे जीनियस डिसाइपल सुप्रीम एल्डर, जैसा कि तुमने कहा था कि अगर मास्टर हेंशिन का वॉरियर जीत जाता है तो आप यहाँ से वापस चले जाओगे, आपने सबके सामने जुबान दी थी तो अब आपके जाने का समय आ गया। जिस पर सुप्रीम एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक मैं अपनी बातों का पक्का हूँ, लेकिन शायद तुमने मेरी बात सही से सुनी नहीं। मैंने कहा था कि अगर टाइसो सेट का कोई डिसाइपल सू हाउ यू को हरा दे उसके बाद ही हेंशिन की जीत होगी, लेकिन तुम तो टाइसो सेट से भी नहीं हो। ये सुनकर दूसरी तरफ यंची जोर-जोर से हंसते हुए कहता है कि लगता है कि सुप्रीम एल्डर आपको किसी ने बताया नहीं कि मास्टर सू हेंशिन ने अपनी बेटी सुलिंदर का रिश्ता मुझे दे दिया है और अब मैं उनका दामाद हूँ, जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली टाइसो सेट का मेंबर भी बन जाता हूँ। ये सुनकर तो सुप्रीम एल्डर शौक होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा। इवन कि बाकी के सब लोग भी सरप्राइज थे। मास्टर हेंशिन भी ये सब सुनकर हैरान होते हुए सोच रहे थे कि आखिर मैंने ये कब किया। सुप्रीम एल्डर गुस्से होते हुए कहता है कि मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या, तो तुम कुछ भी कहो और मैं मान लूं। आखिर तुम हमारी सू फैमिली के दामाद कैसे हो सकते हो, मैं यहाँ का ग्रीक एल्डर हूँ, मुझे ये बात कैसे मालूम नहीं। सू हेंशिन तुम ही बताओ क्या ये लड़का सच कह रहा है। जिस पर मास्टर सू हेंशिन खामोश होकर सोचने लगे। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहता है कि सू हेंशिन कुछ भी नहीं कह रहा, इसका मतलब कि लड़के तुमने मुझसे झूठ कहा। तभी अचानक मास्टर सू हेंशिन बीच में उनकी
रहा है। युंची ने मेरी बेटी की जान बचाई थी, वो बहुत ही जरा बहादुर इंसान है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता युंची को दे रहा हूँ। युंची बहुत ही जरा काबिल इंसान है, मैंने फैसला किया कि जब मेरी बेटी सुलिंदर 16 साल की हो जाएगी तो मैं उसकी शादी युंची से करा दूंगा। युंची तो ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए सुप्रीम एल्डर की तरफ देखने लगा। सुप्रीम एल्डर गुस्से के साथ खड़े होकर कहता है कि ये सब नॉनसेंस है, तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। जिस पर मास्टर हेंशिन जवाब देते हुए कहता है कि अपनी बेटी का रिश्ता किससे करना है, कब करना है, ये मेरा फैसला होगा, तुम लोगों का नहीं। युंची ने दूसरी तरफ अपनी 2000 किलो की तलवार को जमीन पर रखते हुए फुर्सत से मास्टर हेंशिन की तरफ पलटकर उन्हें फादर इन लॉ का रिस्पेक्ट पेश करता है। साथ ही साथ युंची प्यार से सुलिंदर की तरफ देखते हुए कह रहा था कि सुलिंदर, मैं तुम्हें बहुत कुछ ओन करता हूँ, अगर ये कच्चा ख्वाब भी है तब भी मैं तुम्हारे लिए जो कुछ हो सके वो सब करूंगा। युंची जब यहाँ पर ये सब सोच रहा था तभी दूसरी तरफ मास्टर हिमो अपने मन में कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब लोग क्या कहते हैं, मैं टाइसर सेक्स से हूँ या नहीं है, सच टाइसर उसी का होगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। और ये कहती वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए युंची पर हमला करने लगा। जहाँ युंची उन्हें अपनी तलवार से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर हिमो तो स्मोक में कन्वर्ट होते हुए युंची के पीछे आ गए। जहाँ वे किनेटिक स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए युंची पर पीठ पीछे एक स्नीक अटैक करने वाले थे। युंची ये देखकर फौरन से अपने क्लाउड एंड सन सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। इस वजह से युंची उस डेडली अटैक से जिंदा बच पाया। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर हिमो तो हाथ धोकर युंची के पीछे पड़ चुका था और युंची को इस मास्टर हिमो के साथ फाइट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी, क्योंकि मास्टर हिमो अपनी फिजिकल बॉडी को यहाँ लिक्विड और स्मोक में कन्वर्ट कर सकता है। तो देखा तो सुलिंदर और मास्टर सु हेंशिन भी यहाँ युंची के लिए परेशान हो गए थे, क्योंकि मास्टर हिमो ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए युंची को हवा में जकड़ लिया। साथ ही साथ वो उस पर फाइनल अटैक करने वाला था ताकि वो उसे जान से मार सके। मास्टर हेंशिन ये देखकर आगे की तरफ बढ़ते मास्टर हिमो को रोकने वाला था, लेकिन सुप्रीम एल्डर उल्टा हेंशिन पर हमला करके उसे हिट करके वापस से पीछे की तरफ पटक देता है। युंची हवा में मौजूद अपना पूरा जोर लगा रहा था खुद को आजाद कराने के लिए। दूसरी तरफ नीचे मौजूद मास्टर हिमो खुश होते हुए कह रहा था कि बस अब ये सब खत्म हुआ, अब से टाइसर सेट की हर एक चीज ब्लैकवुड कैसल की हुई। ये कहते वो अपनी इवल स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए युंची पर फाइनल हमला करने वाला था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि साइड से एक आइस फेनिक्स आते हुए यहाँ उस अटैक से टकराकर उसे बीच में कैंसिल आउट कर देता है, जिस पर उसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। सुप्रीम एल्डर ने अपनी बॉडी के सामने एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर लिया था। दूसरी तरफ मास्टर हेंशिन सुलिंदर को प्रोटेक्ट करता है, जबकि युंची भी आजाद होकर नीचे की तरफ आ जाता है। वो आसपास मौजूद इस स्मोक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो जानता है कि अटैक किसने किया है और उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि जैसे वो पीछे की तरफ पलट कर देखता है मिस किंग हवा में फ्लोट कर रही थी, उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ उसने अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। और यहाँ से जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये लॉन्ग वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पर 30,000 लाइक्स और साथ ही साथ 2000 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट करा देना। उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों के लिए जल्दी से अपलोड कर दूंगा।